देखिए, लॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी में हमने इफ फंक्शन यूज करके देखा और सम इफ और काउंट इफ का यूज किया। इफ में हम एक या एक से ज्यादा कंडीशंस लगाते हैं और उसके बाद में अपनी कंडीशंस को इवेलुएट करते हुए ट्रू या फॉल्स कंडीशन का जो भी हमें एग्जीक्यूशन कराना होता है वो हम कराते हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग करते हैं। और आपने देखा है कि मैसेज या रिमार्क पास करने के लिए भी इफ का यूज करते हैं, या कोई भी कैलकुलेशन लगानी है तो उस कैलकुलेशन के लिए भी आप इफ का यूज कर सकते हैं और कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं है। फिर आपने सम इफ और काउंट इफ का भी यूज किया, जिससे आपको ये पता चला कि अगर आपको टोटल करना है किसी कंडीशन के बेसिस पर तो सम इफ का यूज करेंगे, और काउंटिंग करनी है कंडीशन के बेसिस पे तो काउंट इफ का यूज करेंगे। लेकिन आज जो फंक्शन हम करने जा रहे हैं सम इफ्स और काउंट इफ्स हैं। सम इफ्स और काउंट इफ्स में जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सम इफ्स को जब हम यूज करते हैं तो हम कंडीशन का एक सेट अप्लाई करते हैं। जैसे हमें एक गिवन रेंज है और उस रेंज के बीच की वैल्यूज को ही टोटल करना है, क्योंकि एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है कि भाई इस रेंज से मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू तक की वैल्यूज का टोटल करना है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर आपको अप्लाई करनी है, सेट ऑफ कंडीशन अप्लाई करके आपको टोटल करना है तो सम इफ्स फंक्शन का यूज करते हैं। और अगर आपको सेट ऑफ कंडीशन अप्लाई करके काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग के लिए काउंट इफ्स फंक्शन का यूज हम करते हैं। आज हम यही फंक्शन पहले करेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई और फंक्शन होता है तो वो करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सम इफ्स एंड काउंट इफ्स। चलिए, तो हमने आपको इफ और काउंट इफ और सम इफ ये तीन फंक्शन बताए थे, और साथ ही साथ ये बताया था कि जो भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो किसी कंडीशन या सेट ऑफ कंडीशंस पर बेस्ड होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि सम इफ फंक्शन जो होता है एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर जो भी सेट ऑफ क्राइटेरिया या सिंगल क्राइटेरिया हम अप्लाई करते हैं उसमें टोटल करने के लिए ही यूज होता है। नाम से देखिए हर चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सम इफ या काउंट इफ। तो जब भी आपको कंडीशन के बेसिस पे काउंटिंग करनी है, गिनती करनी है कि कितने, तो काउंट इफ का ही यूज होना है। लेकिन अगर आपको कोई कंडीशन दी गई और उसके बेसिस पे आपको टोटल करना है तो टोटल के लिए सम इफ फंक्शन का यूज होता है। हालांकि ये फंक्शन दोनों एक कंडीशन और एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर एक्सेल में सम इफ के अलावा एक फंक्शन और मिलता है, दैट इज सम इफ्स। एक फंक्शन मिलता है सम इफ्स, और इसी तरीके से काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो आपको इसके लिए फंक्शन मिलता है काउंट इफ्स। सम इफ्स और काउंट इफ्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको कंडीशन एक से ज्यादा लग सकती है, दैट इज इट, और कुछ नहीं। इसके अलावा इसमें आपको कोई चेंज मिलेगा। जैसे कि अभी हमने सम इफ का अगर एक एग्जाम्पल देखें तो सम इफ के हमने एग्जाम्पल देखे थे कि किसी एक रेंज में हमने किसी एम्प्लॉय की सैलरी का टोटल या लीव्स का टोटल या टोटल कमीशन निकाला था। इस तरीके की चीजें निकाली थी कि जैसे हमने कहा पूरे 12 महीने में हमने अदिति को टोटल कितना कमीशन दिया है, अदिति ने पूरे 12 महीने में टोटल छुट्टियां कितनी ली हैं, अदिति की टोटल सैलरी कितनी बनी है। ये काम अगर आपको करना है तब तो आप सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कंडीशन एक से ज्यादा लगानी है तो आप सम इफ्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा हमें नेट सैलरी का टोटल चाहिए, पूरे इस 12 महीने में नेट सैलरी का टोटल करना है, लेकिन उनकी नेट सैलरी का टोटल करना है, या नेट सैलरी थोड़ी बड़ी अमाउंट है, छोटी वैल्यू ले लेते हैं, कमीशन का टोटल करना है। जैसे ये कहा जाए कि पूरे 12 महीने में जो कमीशन दिया गया उसका टोटल करिए, लेकिन कौन सा टोटल, जो कमीशन 1000 रुपए से ऊपर दिया गया हो, है ना। जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन दी गई है 1000 से ऊपर, और सपोज कह दिया जाए कि 1500 से कम, मतलब 1000 टू 1500 तक की जो भी रेंज का कमीशन है, केवल वो कमीशन का टोटल निकालना है, बाकी किसी का टोटल नहीं निकालना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से हमें 1000 और अबव वाली वैल्यू चाहिए, जैसे ये दोनों हैं, और 1500 या उससे कम वाली वैल्यू चाहिए। ना तो हमें 1000 से नीचे वाली वैल्यू का टोटल करना है जो कि 999 तक हो सकती है, और ना ही हमें 1500 से ऊपर वाली वैल्यू का कैलकुलेशन करना है जो कि 1501 भी हो सकती थी। तो अगर आपको टोटल करना है एक स्पेसिफिक रेंज का और आपके पास कंडीशन है, और आपको मतलब रिपीटेडली एडिशन करना है, मतलब 12 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का, या ऐसा कोई आपको रेंज दिया हुआ है, तो आप सम इफ फंक्शन को यूज करते हैं। सम इफ फंक्शन को लिखने का तरीका
क्या होता है कि यहाँ पे आप सबसे पहले सम इफ्स लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट को ओपन करके, यहाँ पर इज इक्वल टू के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सम रेंज। सम रेंज के बाद में फिर हम यहाँ पर देते हैं क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। ये इसका सिंटैक्स होता है, इस तरह से आप इसको लिखते हैं। यहां पर अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा पिछले सेशन का, तो देखिए हमने आपको बताया था कि सम इफ का सिंटैक्स होता है सम इफ रेंज सम रेंज सॉरी रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। वहां पर जब आप लिखते हैं तो रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज लिखते हैं, लेकिन सम इफ में आप क्या लिखते हैं, रेंज सम रेंज। अब यहाँ सम रेंज पहले ही आ जाता है, सम इफ में सम रेंज लास्ट में आता है, सम इफ्स में सम रेंज पहले ही आता है। मतलब आपको जिस रेंज को टोटल करना है वो रेंज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको यहाँ लिखना है रेंज क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब ये है कि पहली जो आपको कंडीशन देनी है वो दे दीजिए उस रेंज में से जिस पर आप अपना क्राइटेरिया अप्लाई करने वाले हैं, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 दीजिए। तो ये आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अगर हम अपने जो करंट एग्जाम्पल है उसे कंसिडर करें तो एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं कि हमें पूरे 12 महीने में से कमीशन का टोटल करना है, वो कमीशन जिसकी वैल्यू 1000 से 1500 के बीच में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सम रेंज में हमारा कमीशन वाली जो रेंज है वही सिलेक्ट होगी। क्राइटेरिया रेंज 1 में भी यहां पर हम उसी रेंज पर क्राइटेरिया देंगे और यहां कहेंगे कि जो वही रेंज कमीशन वाली रेंज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, और साथ ही साथ यहाँ पे कहेंगे वही कमीशन वाली रेंज लेस देन इक्वल्स टू 1500। और ऐसा करने पर आपको 1000 से 1500 के बीच के जितने भी कमीशन वैल्यूज थे उनके टोटल आपको मिल जाएंगे। किस तरह से, यहां हम आपको दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले सम रेंज। तो कमीशन वाला कॉलम हम पूरा 12 महीने का सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पूरे 12 महीने के कमीशन का टोटल हमें निकालना है। फिर हम यहाँ पर कॉमा करेंगे और अब क्या कहेंगे यहाँ पर, फिर यही क्राइटेरिया रेंज 1 इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा, और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अपना क्राइटेरिया भी लगाएंगे। क्या कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, और फिर क्राइटेरिया रेंज 2, सेम क्राइटेरिया को सेम रेंज को आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे लेस देन इक्वल्स टू 1500। क्योंकि जब एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो आपको एक रेंज है, जैसे आपको भाई ये कहना था इससे ज्यादा इससे कम, तब तो एक कंडीशन से काम चल रहा था, लेकिन अब आपको कहना नहीं इतने के बीच में, तो इसका मतलब कंडीशन दो हो गई कि इतने से ज्यादा और इतने से कम। तो इसीलिए सम इफ फंक्शन को इस तरह से यूज करेंगे। और जब हम एंटर करके टोटल करेंगे तो देखिए टोटल करने पर रेंज तो सही सिलेक्ट किया, कमीशन वो बता रहा है, यहाँ से हम सिलेक्ट करके ले लेते हैं, इससे यहाँ से ले लेते हैं। ये किया हमने, रेंज हमारी क्या है, ये रेंज है कमीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, सम रेंज है कमीशन का कॉलम,
क्राइटेरिया रेंज वन क्या है? क्राइटेरिया रेंज वन भी यही है, इसी रेंज पर हमें कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है? कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1000। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है? वो भी यही है, इसी रेंज पर दूसरी कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? लेस देन इक्वल्स टू 1500। ये करना है, हम एक ही बार सिलेक्ट कर रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद जब हम ओके करेंगे तो देखिए ये बता देगा आपको यहाँ पर कि टोटल आपका कितना आया है, 1,92 सॉरी 1,19,250 इतना ही आया केवल। ओके ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप जब देखते हैं तो एक स्पेसिफिक रेंज में जितनी भी वैल्यूज होती हैं जो उस कंडीशन के सेट के अंदर आ रही होती हैं, केवल वही टोटल होकर के आती हैं। इसको सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए, सम रेंज कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन कॉमा क्राइटेरिया वन, फिर क्राइटेरिया रेंज टू कॉमा क्राइटेरिया टू। ये इसका सिंटैक्स होगा। तो सम रेंज में वो रेंज सिलेक्ट की जाएगी जिसका टोटल करना है, क्राइटेरिया रेंज में वो क्राइटेरिया वन में वो रेंज देंगे जिस पर पहली कंडीशन लग रही है, जैसे कि कमीशन पे ही लग रही थी तो कमीशन का ही पूरा रेंज सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया वन में वो मिनिमम वैल्यू वाली कंडीशन लगा दी कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना है, और क्राइटेरिया रेंज टू फिर वही रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसपे दूसरी कंडीशन लग रही है, और इस सिचुएशन में क्राइटेरिया रेंज वन और क्राइटेरिया रेंज टू सेम ही होंगी, और दूसरा क्राइटेरिया यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 1500 जब हम लिखेंगे तो ये हमें 1000 से लेकर के आपको 1500 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको टोटल करके रिटर्न कर देगा। अभी इसी चीज को हम एक नॉर्मल उससे करके देख लें, मतलब बिना कोई फंक्शन अप्लाई करके केवल फॉर्मूला लगा के देखें कि क्या ऐसा ही टोटल हमें आ रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो ऐसे ये दिस प्लस दिस फिर स्टॉल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब इतना टाइम आपको लगने वाला है। और अभी भी कोई वैल्यू हमसे छूट गई है, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया है। तो देखिए इतने बार में काम करना है तो इतनी मेहनत लगेगी, और ये तो तब है जब हमें कुछ छांटना नहीं पड़ा, क्योंकि हमने सेम वैल्यू को कॉपी पेस्ट किया था तो 1250 1500 ही लिया है हर बार, कहीं एक कोई वैल्यू हमसे मिस हो गई है। तो उस सिचुएशन में जो है आपको यहाँ पर ये काम इस तरह से करना है। 114 शायद लास्ट की ही वैल्यू मिस हमने की है। 115 शायद रह गई है। ये अभी भी कुछ रह रहा है, एक और छूट गया है। ये भी दोनों हो गई, ये भी दोनों हो गई, ये प्लस ये प्लस। तो अब आप देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है फॉर्मूला बनाने में, और अगर आप फंक्शन से ये काम कर रहे हैं तो कितनी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से सम इफ फंक्शन काम करता है। जो भी आपने अपना डेटा बनाया है उस पर आप 2-3 कंडीशन अप्लाई करके देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। एक एग्जाम्पल सम इफ्स का और दिए दे रहे हैं हम आपको, कि मान लीजिए हमने कहा कि हमने लोगों को कि अमाउंट हमने डिडक्ट की थी तो उन लोगों की अमाउंट हमने डिडक्ट की थी जिन्होंने कुछ भी छुट्टियां ली हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम चाहते हैं कि केवल उन लोगों की डिडक्शन अमाउंट का टोटल मिले जिनकी डिडक्शन अमाउंट 10,000 से 15,000 के बीच में है, या कुछ और ले लेते हैं 2,000 से 5,000 के बीच की है। डिडक्शन अमाउंट का टोटल चाहिए पूरे 12 महीने का, लेकिन किसका? वो वैल्यूज का जो कि 2,000 से 5,000 के अंदर आ रही है। तो देखिए इसके लिए फिर से एक बार हम वही कहेंगे, इक्वल्स टू सम इफ्स, सबसे पहले सम रेंज डिडक्शन का ही टोटल करना है, तो सम रेंज में डिडक्शन आ गया। फिर हमने कहा क्राइटेरिया रेंज वन,
तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, ये भी यही है। कॉमा, फिर क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2000, ये तो हमारा क्राइटेरिया 1 है। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, सेम क्राइटेरिया सेम कंडीशन पे लग रहा है, वो सेम एरिया ले लिया। अब फिर से क्राइटेरिया 2, तो क्या, लेस देन इज इक्वल टू 5000, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, आपको टोटल उन लोगों का पता चल जाएगा जिनकी डिडक्शन का अमाउंट 1000 से 5000 के बीच में है। अब यही चीज अगर आप ऐसे कहते हैं कि डिडक्शन का ही टोटल निकालना है, किसका टोटल निकालना है, डिडक्शन का, लेकिन किन के डिडक्शन का टोटल निकालना है, जिनकी छुट्टियां 2 से 5 के बीच में हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनकी छुट्टियां 2 से 5 के बीच में हैं, उनकी डिडक्शन अमाउंट का टोटल निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इज इक्वल टू सम इफ्स। अब टोटल किसका निकालना है, डिडक्शन का, तो डिडक्शन वाला कॉलम ही सिलेक्टेड रहेगा, कॉमा। अब क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमारी क्राइटेरिया क्या है कि जिनकी छुट्टियां 2 से 5 के बीच में है, यानी लीव्स वाला कॉलम, तो लीव्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। फिर क्राइटेरिया 1, तो क्या कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फिर क्राइटेरिया रेंज 2, अब छुट्टियों ही वाला है क्योंकि दूसरी कंडीशन पे तो छुट्टियों पे ही अप्लाई हो रही है कि 2 से 5, तो 2 तक, 2 से तो शुरू कर दिया, अब कहां तक, लेस देन इज इक्वल टू 5, इतना करके आप ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर करेंगे तो you'll get the total amount of those candidates whose leaves are between 2 to 5, जिन लोगों की छुट्टियां 2 से बीच में थी, 2 से 5 के बीच में थी, उनकी डिडक्शन अमाउंट का टोटल आपको मिल गया है। तो देखिए, आई जस्ट मीन टू से कि जरूरी नहीं है कि जो आपकी सम रेंज है, क्राइटेरिया रेंज 1 और 2 भी वही हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो डिफरेंट होती हैं, वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। सो दिस इज हाउ सम इफ फंक्शन वर्क। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम लेट मी टेल यू कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिलेगा कि जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार करके देखेंगे, क्योंकि देखिए ये फंक्शंस रटने नहीं होते हैं, याद नहीं करने होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही सीखना होता है, और वो तरीका तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डू लेट मी नो, हम उसको आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे। जिस तरह से समलेस फंक्शन होता है, बिल्कुल मैंने जैसे बताया अभी कि काउंटिफ फंक्शन का भी यही काम होता है, बस फर्क इतना है कि समिफ्स टोटल करने के लिए काम आ रहा है और काउंटिफ्स गिनती करने के लिए काम आ रहा है। तो अभी अगर हमें ये देखना हो कि पूरे 12 महीने में, या चलिए 12 ही महीने की बात करते हैं, पूरे 12 महीने में कितने लोग ऐसे हैं जिनको 1000 से 5000 के बीच का कमीशन मिला है, आपको गिनती करनी है कितने लोगों को 5000, 1000 से 5000 के बीच का कमीशन दिया है पूरे 12 महीने में, जरा गिन के बताइए। तो जब भी गिनना है तो काउंटिफ फंक्शन यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा, काउंटिफ्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1, यहां पर पहले लिखते हैं क्राइटेरिया रेंज 1। जब आप क्राइटेरिया रेंज 1 करते हैं तो इसका मतलब आप किस पे कंडीशन लगा रहे हैं, कमीशन पे लगा रहे हैं, तो कमीशन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया आपका क्राइटेरिया रेंज 1। फिर क्राइटेरिया 1, अब क्राइटेरिया 1 क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, क्योंकि हम 1000 से 5000 के बीच के कमीशन के लोगों का गिनती करना चाहते हैं कि कितने लोगों को 1000 से 5000 के बीच का कमीशन मिला। अब क्राइटेरिया रेंज 2, फिर से वही सेम कॉलम और कॉमा क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 5000, बस इतना करिए और उसके बाद में आप कह दीजिए ओके, तो पता चल जाएगा कि भाई 14 बच्चे ऐसे हैं, 14 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन लोगों को 1000 से 5000 के बीच का कमीशन मिला है। तो इस तरीके से, जैसे आप मान लीजिए पूरे
साल के टेस्ट लिए थे या आपने यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराए थे, तो उस सिचुएशन में अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों को इतने परसेंट से इतने परसेंट के बीच का मिला, तो अगर आपको कुछ भी एक ऐसी स्पेसिफिक रेंज के बीच की काउंटिंग करनी है तो काउंटिव फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स हाँ आपको लिख के दिखा दें यहाँ पे क्या होता है, इक्वल्स टू काउंटिव्स, पहले क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 एंड क्राइटेरिया 2। और ये नहीं कि बस ये यहीं तक है, वैसे तो ये 3, 4 तक भी जा सकता है, मतलब ये भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये डिपेंड इसी बात पे करता है कि भाई आपकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से आप काम कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सम इफ्स, काउंटिफ्स, इफ और आपके सम इफ, काउंटिफ और इफ फंक्शन, सभी फंक्शनों का आपने यूज करके देखा और देखा कि कितनी आसानी से आप अपना कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप फंक्शंस को लेकर के वेल नोन है। फंक्शंस को अगर आपको यूज करने की आदत पड़ गई है तो ऑब्वियसली यू वुडंट प्रेफर कि आप एक फॉर्मूला यूज करें ओवर फंक्शन, लेकिन हाँ ये डिपेंड इसी बात पर करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से आप काम करना चाहते हैं। तो जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से ही आप अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर फॉर्मूला भी यूज होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फंक्शन से ही आप अपनी हेल्प ले लेते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसे आप यूज करना चाहें और आपको उसको यूज करने की कोई नॉलेज नहीं है, हो सकता है किसी ने आपसे बोल दिया कि ये फंक्शन यूज करके देखिएगा बड़ा बढ़िया है, तो आपको अंदाजा नहीं है और आप उनसे पूछना भी नहीं चाहते कि भाई इतना पढ़ने के बाद अब हमसे कह रहा है कि फंक्शन यूज करना और हम उनसे पूछे कि ये फंक्शन क्या है। तो ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं या शायद हमने कभी उन्हें यूज नहीं किया, इसके लिए उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब डिमोरलाइज हो जाएं या हम सोचे कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी फंक्शन एक्स वाई जेड, किसी भी फंक्शन के बारे में यदि आपको पता चले तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, आप सीधे इंसर्ट फंक्शन पे जा सकते हैं। किसी भी फंक्शन का नाम आपको जब बताया जाता है, अब जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, सपोज किसी ने कहा सम प्रोडक्ट को यूज करके देखिएगा, तो आपने कहा सम प्रोडक्ट बता तो दिया, हमें तो पता नहीं क्या होता है, तो यहाँ आके सम प्रोडक्ट का नाम लिखिए, ओके करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो सम प्रोडक्ट जो है उसका आपको सिंटैक्स, सॉरी, यहां से आप फंक्शन का नाम लिखेंगे सम सम प्रोडक्ट लिखेंगे, गो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फंक्शन का नाम आएगा, सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने पर आपको ये नहीं कि यहाँ कुछ करना है, आप सबसे पहले देखिए कि फंक्शन कर क्या रहा है। तो रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज। तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा कि ये फंक्शन क्या करता है। जब आपको ये पता चल जाएगा और आपको लगता है कि हाँ भाई ये आपके काम का है या शायद आपको कभी जरूरत पड़ेगी, तो जब भी जरूरत पड़े तो उस सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दिए दे रही हूँ कि जैसे यहाँ आपको ये दिया गया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन कोई रेंजेस, डिफरेंट रेंजेस की वैल्यूज के सम का प्रोडक्ट करता है, यानी उन्हें पहले जोड़ता है और फिर उन रेंजेस को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखा देता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर सपोज छोटी छोटी 2-3 वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली, ये मानते हुए कि बीच में कुछ वैल्यू लिखी है, वो हमें पता नहीं कि क्या लिखा है, एज्यूम कर ले रहे हैं कुछ भी। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखे हैं, ये लिखा है। अब आपसे कहा गया कि इन तीनों रेंजेस को जोड़िए और उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप नेस्टिंग से भी ये काम कर सकते थे। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर क्या करेंगे, सम। अब आपको देखिए 3 डिफरेंट रेंज को सम करना हम पहले ही बता चुके हैं। तो यदि आपको ऐसा करना है तो आप क्या करेंगे, पहली रेंज सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, दूसरी रेंज सिलेक्ट करते हैं, तीसरी रेंज सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। कायदे से देखा जाए
तो इन तीनों रेंज का सम क्या होगा, इसका भाई 3 होगा, इसका 6 होगा और इसका होगा 5। तो हमें जब प्रोडक्ट निकालना होगा तो 3 इंटू 6 इंटू 5 होगा, यानी कि 15 6 90 आना चाहिए कायदे से। लेकिन जब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो एक ब्रैकेट प्रोडक्ट फंक्शन का भी बंद करना पड़ेगा और एंटर करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है केवल 14। तो 14 क्यों आ रहा है, अगर थोड़ा सा हम टाइम दे करके इसे देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि 14 तो सम आ रहा है भाई, 3 ये था, 6 ये था, तो 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 5 14, तो इस तो सम दे रहा है। जबकि इसे क्या करना ही चाहिए था, इन तीनों की रेंज का जो सम था, जैसे इसका 3 था, इसका 6 था और इसका 5 था, तो ये 3 इंटू 6 इंटू 5 क्यों नहीं किया, जबकि हमने तो इसको फंक्शन प्रोडक्ट भी लगा के दिया था। ब्रैकेट के अंदर सम लिखा था और ब्रैकेट के बाहर प्रोडक्ट लिखा था, मतलब पहले सम होना चाहिए था, फिर उसके बाद जो सम आया है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए था। और अगर इस सिचुएशन को आप देखें तो देखिए अपने आप में इतना फंक्शन तो बिल्कुल सफिशिएंट था। आपको याद होगा हमने पहले ये चीज करके दिखाई है आपको कि अलग अलग रेंजेस को टोटल यदि करना है तो बस ऐसे ही टोटल आप कर लेते हैं, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब अगर आप ये चाहते हैं कि इन जो रेंजेस हैं अलग अलग, इनके सम को मल्टीप्लाई भी किया जाए, तो फंक्शन तो हमने इसके बाहर ही लगा दिया प्रोडक्ट, क्योंकि हमको ये बात बताई गई थी कि प्रोडक्ट फंक्शन मतलब किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के साथ नेस्ट किया जा सकता है। पर समस्या ये है कि प्रोडक्ट का काम वो अभी भी नहीं कर रहा, कर वो केवल सम ही रहा है। उसका रीजन क्या है कि देखिए जब हम ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है इस तरह से, ऐसे। ये क्या कर रहा है, तीनों का जो रेंज है उनका जोड़ने के बाद सम तो रिटर्न कर रहा है। पर प्रोडक्ट के लिए यदि देखा जाए तो प्रोडक्ट के लिए तो ये पूरा का पूरा एक ही वैल्यू है 14। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वही सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कोई वैल्यू होती तो वो उसे रिटर्न करता। तो इस सिचुएशन में आपको प्रोडक्ट फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज देनी है, मतलब ये 3 अलग निकले सम, इस रेंज का सम अलग निकले और इस रेंज का सम अलग निकले, ना कि एक साथ निकले। और वो जब अलग अलग निकले तो उसे आप मल्टीप्लाई करें, तो इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा इस फंक्शन को मॉडिफाई करना है। क्या करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग प्लीज ले लीजिएगा, जब हम करके दिखा देंगे तब। तो दूसरी रेंज ऐसे आप यूज करेंगे, मतलब 3 बार आप सम फंक्शन को अलग अलग यूज करेंगे, तब जाकर के आप काम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब देखिए पहले ये वाला ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मिला तो इसका सम निकलेगा, यानी ब्लू वाली रेंज का, फिर ग्रीन वाली रेंज का सम निकलेगा और फिर पर्पल वाली रेंज का सम निकलेगा। ये 3 अलग अलग वैल्यू हैं जो कॉमा से सेपरेटेड है। तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और 3 इंटू 6 इंटू 5 होगा किसकी वजह से, प्रोडक्ट की वजह से। और उसकी वजह से ये आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, 33, 3 6 18, 90 आना चाहिए, 6, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, 6 5 30, 33 90। सम ऑफ दिस रेंज 3, सम ऑफ, अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया। ये देखिए 90 आ जाएगा अपने आप। तो उसने क्या किया, 3 अलग अलग रेंज थी, उनको जोड़ा पहले और फिर उसका आपको रिटर्न किया प्रोडक्ट। लेकिन अब अगर आपको यहाँ पर 3 अलग अलग रेंजेस हैं, उनके प्रोडक्ट को जोड़ना है, प्रोडक्ट को जोड़ना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो अभी आपको बताया, दैट इज सम प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रेंजेस, यानी अलग अलग जो रेंजेस हैं उनका आप प्रोडक्ट निकालिए और फिर उसे सम करना है। ये काम देखिए प्रोडक्ट सम नाम का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए ये काम तो आपने नेस्टिंग से किया। लेकिन अब आप उल्टा काम करना चाहते हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालने, जैसे इसका 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 3 होगा। मैं यही लिख देती हूँ
1 into 1 होगा 3, 2 into 2 कितना होगा 8, और 2 कितना होगा 2 होगा। तो ये तीन अलग अलग रेंज थी जिनको आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, और इन तीनों को आपको जोड़ना है, प्रोडक्ट्स को जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, आपका आंसर 13 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, जब आप यूज करेंगे फंक्शन सम प्रोडक्ट। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको वो तीनों रेंज सिलेक्ट करनी है कॉमा कॉमा करके। आपको यहाँ कोई नेस्टिंग नहीं करनी है, पहली रेंज, दूसरी रेंज और तीसरी रेंज। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, उसने आपको बता दिया कि टोटल है 10। टोटल 10 कैसे आया, 13 आना चाहिए। एक बार उससे लग के देख लेते हैं। तो जो बार बार हम यहाँ पे बात आपको बता रहे हैं कि ये जो है काम करने के लिए, मतलब जरूरी नहीं है हर बार कि आपको फंक्शन ही यूज करना हो, कई बार अलग अलग फॉर्मूलेज भी हो सकते हैं, फॉर्मूले पे भी काम करना पड़ सकता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो इसका प्रोडक्ट 1 है, 2 4 2 8 है, ये तो कह नहीं रहा है। प्रोडक्ट निकालिए इस रेंज का, प्रोडक्ट निकालिए इस रेंज का, ये 13 दे रहा है, ठीक है ठीक है। तो 13 दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 8 + 1 + 4 आ रहा है, यानी तीन डिफरेंट जो आपकी रेंजेस थी उनके प्रोडक्ट निकले और फिर उनको उसने सम करके रिटर्न कर दिया। तो हर जगह पर फॉर्मूला काम हो, हर जगह फंक्शन काम हो, इसकी नेसेसिटी कुछ भी नहीं होती, कोई थंब रूल नहीं होता। ये सिर्फ आपको देखना होता है कि आप किस काम को करने के लिए अपनी कैलकुलेशन या कोई भी अपना इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। तो लॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी में यही है। इसके अलावा दो फंक्शन शायद कहीं अगर आपकी बुक में लिखे हो, एक फंक्शन लिखा होगा मेरे ख्याल से ट्रू, नहीं अच्छा हाँ ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है एंड। एंड फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए काम आता है। देखिए अभी तक आप सेट ऑफ क्राइटेरिया लगा रहे हैं, आपने कंडीशन एक से ज्यादा लगाई, लेकिन जब आप कंडीशन एक से ज्यादा लगा रहे हैं तो या तो आप नेस्टिंग कर रहे हैं या आपकी कंडीशन ही डिफरेंट रेंज पर अप्लाई होती हैं। अब अगर सेम रेंज पे ही पूरा एक कंडीशन का सेट आपको लगाना है और कंडीशन आपको मिला के लिखनी है, तो उस सिचुएशन में एंड फंक्शन का यूज किया जा सकता है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम या रोल नंबर कुछ भी लिखे हैं, वो हम कुछ ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं। यहाँ रोल नंबर लिखे हैं बच्चों के, यहाँ पर फिजिक्स में टोटल नंबर कितने आए 12th में, यहाँ केमिस्ट्री में कितने नंबर आए, यहाँ कंप्यूटर में कितने नंबर आए, और यहाँ मैथ्स में कितने नंबर आए। मतलब ये समझ लीजिए कि 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट निकाल रही है। बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और वो लिस्ट, मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी निकाल रही है। अब जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों ने अप्लाई किया वहां पर उनके पास सपोज एक सब्जेक्ट है रॉकेट साइंस, बच्चे रॉकेट साइंस के लिए भी अप्लाई किए हैं, और कुछ बच्चों ने जो है कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है। मगर बच्चों के अप्लाई करने से क्या होता है, ये तो यूनिवर्सिटी का डिसीजन है कि बच्चे क्या लेंगे। और उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो बच्चों के 12th में जितने भी आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं वो लिख लीजिए।
तो यहाँ पे बच्चों के पहले हम कुछ मार्क्स लिख देते हैं। ये यहाँ पर कुछ हमने लिस्ट अपनी बना दी। अब ये कहा गया, मान लीजिए, अरे मार्क्स, मैथ्स के भी मार्क्स थे, केमिस्ट्री हटा देते हैं। फिजिक्स कंप्यूटर मैथ्स 3 ले लेते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी ने ये किया कि भाई हम यहाँ पर बच्चे को स्ट्रीम देंगे कि बच्चा कौन सी स्ट्रीम में जा रहा है। हमें एक लिस्ट निकालनी है, प्रिंट आउट निकालना है बच्चों की मेरिट। हमें ऑलरेडी हमारे पास मार्क्स लिस्ट थी, उसके बेसिस पे हम अपनी मेरिट निकालना चाहते हैं। प्रिंट आउट लगा दें नोटिस बोर्ड पे, जो बच्चे आएंगे अपना रिजल्ट जानने, वो देख लेंगे उन्हें कौन सी स्ट्रीम मिली और अकॉर्डिंगली उस स्ट्रीम में एडमिशन ले लेंगे। अब जिसको ये काम करने बोला गया कि भाई आप स्ट्रीम निकालिए, तो उससे ये कहा गया, उसने कहा रॉकेट साइंस किन को देनी है और कंप्यूटर साइंस किन को देनी है। तो ये कहा गया कि भाई अगर बच्चे के फिजिक्स कंप्यूटर मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स ग्रेटर देन 90% है, मतलब 90 से ज्यादा नंबर है, तो उसे रॉकेट साइंस दीजिए, नहीं तो उसे कंप्यूटर साइंस दीजिए। यानी कि उसे रॉकेट साइंस लेने के लिए तीनों सब्जेक्ट्स में कम से कम 91 मार्क्स चाहिए। तो और तीनों में कि उसके फिजिक्स में भी 90 से अबव होने चाहिए, कंप्यूटर में भी और मैथ्स में भी। जिस बच्चे के फिजिक्स कंप्यूटर मैथ्स तीनों में 90 से ज्यादा हैं, उस बच्चे को रॉकेट साइंस दीजिए, बाकी सब बच्चों को कंप्यूटर साइंस दीजिए। सब बच्चों में कौन आ गए? जिनके की तीनों में 90 से अबव नहीं है, उनको कंप्यूटर साइंस मिलनी है। ये सिचुएशन है। अब अभी तो हम ये कहते थे कि फिजिक्स में इतना है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो, फिर आगे कुछ और फिजिक्स पे ही लगा दिया। लेकिन अब तो आपको फिजिक्स कंप्यूटर मैथ्स तीनों एक साथ लेके चलना है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं फिजिक्स में भी ग्रेटर देन 90, कंप्यूटर में भी ग्रेटर देन 90 एंड मैथ्स में भी ग्रेटर देन 90। तो आपको तीन चीजों को एक साथ ज्वाइन करना है, इसमें भी हो और, मतलब मैं हिंदी वाला और बोल रही हूं, तथा इसमें भी हो तथा इसमें भी हो। तो जब ये बात होती है तब हम यूज करते हैं फंक्शन एंड का। क्यों? क्योंकि एंड फंक्शन क्या करता है, एंड का मतलब ही हिंदी में तथा होता है कि ये जितनी भी कंडीशंस इसके अंदर दी जाती हैं सभी कंडीशंस को चेक करता है। सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ये भी ट्रू हो जाता है, और नहीं तो ये फॉल्स हो जाता है। वैसे तो अगर आप इसे नॉर्मली यूज करके देखें तो इसका तरीका ये है कि भाई आपने लिखा इज इक्वल टू एंड और ब्रैकेट में आप कंडीशंस लगाते चले जाइए, 2 4 6 10 20 50 500 कितनी भी कंडीशन लगाइए। जब सारी कंडीशंस इसके अंदर लिखी जाएंगी और ये फंक्शन सभी कंडीशंस को चेक करेगा, तो एंड फंक्शन का काम होता है सभी कंडीशंस को चेक करके ट्रू रिटर्न करना, तब जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हों। एंड फंक्शन ट्रू रिटर्न ही तब करता है जब सारी कंडीशन ट्रू होती हैं। अगर आपने 5 कंडीशंस लगाई हैं, 4 ट्रू हैं और एक भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। 100 कंडीशंस लगाई, 99 ट्रू थी, एक भी फॉल्स थी, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो वैसे तो देखिए एक कंडीशन मान लीजिए यहाँ पे हम लगा दी 15 इज ग्रेटर देन 12, कॉमा 15 इज लेस देन 22, कॉमा 12 इज ग्रेटर देन 5, कॉमा 45 इज लेस देन 54, कॉमा 65 इज इक्वल्स टू 65। ऐसे हम कितनी भी कंडीशंस लिख सकते थे, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर रहे होंगे तो कंडीशन सभी ट्रू हैं। पहली 15 12 से बड़ा होता है, हाँ जी। 15 22 से छोटा है, बिल्कुल है। 12 5 से बड़ा है। 4 54 से छोटा होता है, छोटा होता है। 65 के बराबर होता है, हाँ होता है। तो सारी कंडीशन ट्रू देने पर ये क्या देता है? ट्रू देता है। ऐसे कितनी भी कंडीशंस आप लगा सकते थे। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, जैसे लास्ट वाली कंडीशन को ही हमने फॉल्स कर दिया,
हमने कहा 65 इज लेस देन 65, तो देखिए इसका ट्रू फॉल्स में बदल जाता है क्योंकि एक कंडीशन भी देने पर ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो वैसे तो इस काम को इस तरह से मतलब ये फंक्शन समझा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरीके से तो हम इस फंक्शन को कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे हम कंडीशन लगाएंगे तो जब हम ही को पता है कंडीशन एक गलत दे रहे हैं तो वो फॉल्स रिटर्न ही करने वाला है। तो इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल में जहां आपको बच्चे की स्ट्रीम का निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, यानी कि काम तो इफ से ही होना है, पर साथ ही साथ उसके अंदर एंड फंक्शन का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक समय पर फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स के मार्क्स की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इफ एंड the value written in this cell should be greater than 90, comma value written in this cell should be greater than 90, comma value written in this cell should be greater than 90। ये तो हो गई एंड फंक्शन की आर्ग्यूमेंट, और एंड फंक्शन को यहीं बंद कर दीजिए। अगर ऐसा है तो क्या करिए, तो लिख दीजिए रॉकेट साइंस। तो लिख दिया आपने वेलकम टू रॉकेट साइंस। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिख दीजिए, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कीजिए, और आप देखिए कि एक साथ ही अपने आप डिसाइड हो गया कि किसको रॉकेट साइंस मिलनी है, किसको कंप्यूटर साइंस। तो देखिए इस बच्चे के 90 95 कितने अच्छे नंबर आए थे दो सब्जेक्ट में, लेकिन 91 से कम, मतलब 90 तक तो नंबर जो मिल रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस मिल रही है, और इसके तो दो सब्जेक्ट में मिल गए 90 तक नंबर, तो कंप्यूटर साइंस। यहाँ भी कंप्यूटर साइंस क्यों मिला, क्योंकि दो सब्जेक्ट में उसके 90 मार्क्स हैं, मतलब 90 से कम है या 90 तक है। हमें तो 90 से ऊपर वालों को रॉकेट साइंस देनी है। अब 90 से ऊपर वाला इसका एक ही सब्जेक्ट में आया, यहाँ इसको तीनों सब्जेक्ट में 90 से ऊपर मिले, तो देखिए इसको तुरंत रॉकेट साइंस दे दिया गया। यहाँ इसको दो सब्जेक्ट में कम थे, केवल एक में ही 90 से ऊपर थे, यहाँ भी केवल किसी में भी नहीं थे। अच्छा, फिर यहाँ भी 90 से ऊपर तीनों सब्जेक्ट में थे, तो तीनों में सब्जेक्ट में होने पर रॉकेट साइंस मिली। और ऐसे भी आगे सभी बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिला, क्योंकि बच्चे के 90 से ऊपर या तो एक ही सब्जेक्ट में है या है तो दो में है, पर तीनों में क्योंकि नहीं है तो उसको कंप्यूटर साइंस ही पे संतोष करना पड़ेगा। और इस वजह से अगर लिस्ट को देखा जाए तो केवल और केवल दो ही बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रॉकेट साइंस मिली। क्यों, क्योंकि उन दोनों के जो मार्क्स थे वो 90 से ऊपर थे तीनों सब्जेक्ट में। तो तीनों हो, दसों हो, कितने भी हो, जितने भी आपको यहाँ पे कंपैरिजन करने थे, एंड फंक्शन के अंदर उनकी आर्ग्यूमेंट डालनी थी और आपका काम हो जाता। तो इस तरह से एंड फंक्शन काम करता है। हालांकि इस तरीके की लिस्ट अगर निकलती तो भाई मतलब वैसे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट हैं, आपको संतोष करना पड़ेगा या आप कहीं और अप्लाई करिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए ये देखा जाता कि रॉकेट साइंस में तो बहुत ही कम बच्चे जा रहे हैं, जबकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो डिजर्विंग हैं। अब बच्चा जो है दो दो सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर लेकर के आया है, यहाँ 93 लाया है, 98 लाया, एक नंबर उस बच्चे का एक सब्जेक्ट में कम रह गया, तो उसकी वजह से उसे कंप्यूटर साइंस पे जाना पड़ रहा है। और मान लीजिए ऐसे बच्चे अप्लाई करते हैं कि भाई, या गार्जियंस कहते हैं कि इसे ये तो मतलब अनजस्ट मत कीजिए, ऐसा करिए तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी आप कर लीजिए, कि किसी भी तीनों में से, या तो फिजिक्स में या कंप्यूटर में या मैथ्स में, अगर बच्चे के 90 से ऊपर नंबर हैं तो उसे रॉकेट साइंस दे दीजिए, नहीं तो कंप्यूटर दीजिए। तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में चाहिए। तो जब किसी एक की बात हो रही है, एनी ऑफ द गिवन कंडीशंस, तो काम तो सब कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन जो फंक्शन हम यूज कर रहे थे इफ के साथ एंड, उसमें क्या यूज करने लगेंगे, एंड की बजाय, एंड की बजाय हम यूज करेंगे फंक्शन और। अब आपको पता ही है कि एंड का मतलब होता है तथा, और का हिंदी में अर्थ होता है अथवा, ईदर, और। तो बिल्कुल जस्ट रिवर्स फंक्शन होता है एंड के। और एंड का मतलब होता है सभी कंडीशंस को चेक करना और सारी कंडीशंस के ट्रू होने पर ही ट्रू रिटर्न करना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना। मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स रिटर्न करेगा।
लेकिन और का काम जस्ट रिवर्स है। अगर इसके अंदर कितनी भी कंडीशंस दी जाएं, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि और का मतलब ये कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो, या ये ट्रू हो, या ये ट्रू हो। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर आपसे भी ये बात कह दी जाती कि अच्छा भाई ऐसा ही तो सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस में ही जा रहे हैं, तो चलिए अच्छा ऐसा करिए कि किसी एक में भी अगर उस बच्चे के 90 से ऊपर मार्क्स हैं तो उसे रॉकेट साइंस दे दीजिए। तो आपको इस फंक्शन में कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। केवल जो आप फंक्शन एंड यूज कर रहे थे उसको क्या कह दीजिए, और। बस इतना ही करना है। इतना करने पे क्या करेगा, वैसे ही इवेल्युएशन होगा, दोनों तीनों कंडीशन चेक होंगी। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, तीनों ट्रू तो ट्रू में जाओ, नहीं तो फॉल्स में जाओ, एंड की वजह से। लेकिन और की वजह से क्या होगा कि तीनों में से कोई भी एक ट्रू तो ट्रू में जाओ, नहीं तो फॉल्स में जाओ। तो फॉल्स में ये जाएगा ही जब तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। और उसको देखिए अब यहाँ, अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं और अब आप देखिए ज्यादातर बच्चों को रॉकेट साइंस मिल गई, क्योंकि किसी ना किसी सब्जेक्ट में बच्चे 90 से ऊपर मार्क्स लाए ही हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनके तीनों में से 90 से अबव नहीं आए हैं, तो उनको केवल कंप्यूटर साइंस मिला। बाकी सबको आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है रॉकेट साइंस मिल गई। तो ये भी हमारे लॉजिकल फंक्शन है, एंड और अकेले नहीं यूज होते हैं, ये किसी के साथ में ही यूज किए जाते हैं। तभी जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, तो इस तरीके की सिचुएशन में इन्हें यूज किया जाएगा, अदरवाइज इन्हें यूज नहीं किया जाता है। तो ये फंक्शंस थे, आपने देख लिए होंगे, आई होप समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन एक बार प्लीज इनको थरोली समझ करके काम करिएगा। सिर्फ अब हमारे एक दो फंक्शन SLN PMT जैसे फाइनेंशियल फंक्शन बचे, और मैं एक बार चेक कर लूंगी आपके स्टडी मटेरियल से कि कोई और फंक्शन बचा हो तो बता दूं। वैसे मैंने कोशिश तो ये की कि उसमें से ज्यादा ही बताएं, कम ना बताएं, पर फिर भी इतना आप ट्राई करके देख लीजिएगा। और कल की क्लास में नहीं तो हम इसे करेंगे। अब एक्सेल बहुत जल्दी आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि अब एक्सेल में फंक्शंस खत्म हो गए। तो अब हमारे मेन जो ऑप्शन रह गए, बस एक एच लुकअप वी लुकअप के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना है, और फिर पेज लेआउट के बारे में बताना है, और उसके बाद एक्सेल आपका खत्म हो जाएगा। तो मीनवाइल प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, और लास्ट में मैं एक बार कैल्सी के साथ इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करा दूंगी आपको, और आपका ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल ऑफ यू टेक केयर एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके ओके।